गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मेरे बच्चों। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आ जाइए आ जाइए, कनेक्शन मेरे ख्याल से मैं कनेक्ट हो गया हूँ आप लोगों से। एक बच्चे का आ भी गया है, चलिए अच्छा देखते हैं देखते हैं देखते हैं। तो मेरे बच्चों, गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम कैटलिस्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे, केमिकल काइनेटिक्स में, है ना। आज हम इस पार्ट को और आगे फर्दर एक्सटेंड करेंगे। लास्ट क्लास में आपने कैटलिस्ट का रोल इरिवर्सिबल रिएक्शन में एज वेल एज रिवर्सिबल रिएक्शन में भी देखा था। आप बोलोगे यस सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, नमस्ते, हाँ 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 हाँ। सब कैरियर बिल के ऐप पे मिलेंगे। कई बार बच्चे पूछते शीट कहाँ मिलेगी, डीपीपी कहाँ मिलेगी, वो सब कैरियर बिल के ऐप पर ही मिलती है ना, घर पे नहीं आएगी बेटा, है ना, ठीक है ना। ओके, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम जो बात कर रहे थे किस चीज़ की, कि सर आप कैटलिस्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में भी अगर आप कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि कैटलिस्ट को यूज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन इंक्रीजेज। कभी भी कैटलिस्ट को यूज़ करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, या रिएक्शन का जो डेल्टा एच या जो डेल्टा ई है या डेल्टा यू जो भी लिखें आप, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम ये बात कर रहे थे। ठीक है। तो अब हम उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे फर्दर। मैंने आपको शायद कुछ छोटा सा होमवर्क भी दे रखा था, आई थिंक 1-2। मैंने एक्सरसाइज नंबर 2 में 9 क्वेश्चन थे, 8 डिस्कस हुए थे, तो देख लेंगे अगर वो उसमें कोई पार्ट रह गया होगा तो आपका, है ना। अब हम इस चैप्टर को बहुत जल्दी समय में खत्म कर देंगे। आई होप कि ये चैप्टर आज या मतलब नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में जहां हम थे उस पर आगे फर्दर आगे बढ़ते हैं कि मान लो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, मान लीजिए कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इस रिवर्सिबल रिएक्शन में भी स्लो फास्ट से रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, सपोज करिए आपके पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें मान लीजिए बहुत सिंपल रिएक्शन है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी। ठीक है, मान लीजिए कोई गैसियस रिएक्शन है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी। आप बोलोगे ठीक है सर, या दोबारा लिख देता हूं मैं। इसमें अगर ए कन्वर्टिंग इनटू बी ये रिएक्शन है तो इसके दो डायरेक्शन हो गए बेटा, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए इंफॉर्मेशन अपने को यहां पर मालूम चल जाती हैं, या ऐसे बोलना चाहिए मेरे को कि अगर आपको उन रिएक्शंस के लिए फास्ट या स्लो दे रखा है मेरे बच्चों, तो उससे आपको के का आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो फॉरवर्ड डायरेक्शन इधर फास्ट लिखा हुआ है और सपोज इधर स्लो लिखा हुआ है। ठीक है। तो फास्ट और स्लो में जो हम बात करते हैं, तो फास्ट का सीधा सीधा मतलब निकाला जाएगा, अगर आपको एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं है, हायर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, हायर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, हायर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, और उसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं लोअर वैल्यू ऑफ ईए, लोअर वैल्यू ऑफ ईए। ठीक है ना, क्योंकि आप अगर फास्ट बोल रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्शन फास्ट हो रही है, तो उसको रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, तो उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो आप दोनों में से किसी भी एक चीज को इंटरप्रेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक्चुअल में अगर एनर्जी के प्रोफाइल को बनाना है तो फास्ट और स्लो को एक्टिवेशन एनर्जी से जोड़ देना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने बोला कि सर रिएक्शन स्लो है, तो स्लो अगर आप बोलोगे तो इसका मतलब है सर लोअर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, शॉर्टकट में के लिख दूं तो लोअर वैल्यू ऑफ के, या हायर हायर वैल्यू ऑफ ए। ऐसी रिएक्शन मेरे बच्चों जो स्लो होती हैं उसका मतलब है उनको हायर एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, फाइन। अब देख लीजिए आराम से, तो ये हो गया स्लो, लोअर वैल्यू ऑफ के, ये भी ठीक है, और इधर लिखा हायर वैल्यू ऑफ ए, ये भी ठीक है सर, है ना। अब इससे क्या होता है, आप इस रिएक्शन ग्राफ बना सकते हैं। कैसे, देखो आराम आराम से, अगर आप इस रिएक्शन का ग्राफ बनाओगे मेरे बच्चों, तो इसमें क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस बोल लो मेरे बच्चों,
रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन प्रोग्रेस, कि हाउ पोटेंशियल एनर्जी चेंज विद रिएक्शन प्रोग्रेस, ये पहले बता चुका हूं मैं आपको। अब आपने बोला है कि सर फॉरवर्ड डायरेक्शन फास्ट है, मतलब इसको एक्टिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है और बैकवर्ड को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आप इसको जब ग्राफ पे बनाओगे तो ग्राफ पे बनाते समय आपको ये कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है और बैकवर्ड की एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो आप आराम से देखिए यहां पर कि अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा ई ए फॉरवर्ड, ठीक है। यहां पे क्या होता है मेरे बच्चों, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बता रखा है मैंने आपको, और ये आपका कौन है, रिएक्टेंट ए, ये कौन है मेरे बच्चों, प्रोडक्ट बी। तो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा स्लो और फास्ट लिखने से कि ये रिएक्शन आपका जो है वो ओवरऑल एक्सोथर्मिक हो गया। क्या हो गया, एक्सोथर्मिक। क्यों हो गया एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें जैसे ही आप प्रोफाइल बनाओगे तो आपको दो मीनिंग याद रखने होते हैं, समझने होते हैं। इसको देखो मेरे बच्चों से, क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे ई ए बैकवर्ड। तो हायर वैल्यू ऑफ ई ए मतलब बी को ए में कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा एक्टिव एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये इतना समझने से ही आपको मालूम चल गया कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है ना। तो कई टर्म्स को सुनना समझना आसान भी होता है और उनको अप्लाई भी हम एग्जाम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कभी भी अगर फास्ट स्लो लिखा हो तो इसका मतलब है उस डायरेक्शन की रिएक्शन फास्ट होगी, हायर वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, और यू कैन से लोअर एक्टिव एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके, लिख लो आराम से। आ जाओ, ठीक है, चलिए हो गया बेटा। अब देखिए, लिख लो इसको आराम से। आहा सर, मैंने नीट दिया था इस साल, आई हैव सॉल्व्ड योर नीट एडिशन ऑलमोस्ट 95%, आई एम गोइंग टेक ए ड्रॉप, व्हाट टू डू। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम आए, आपकी रैंक से आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो जस्ट डू हार्ड वर्क, दोबारा रिपीट कर लें, कोई बुरा ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, हो गया मेरे बच्चों। अब इसका रिवर्स भी अपने को आना चाहिए। आप बोलोगे यस सर, कि कभी भी अगर इस रिएक्शन को उल्टा लिखा हो, स्लो फास्ट लिखा होगा, तो खुद ट्राई करो बनाने का, नहीं तो मैं बनवाऊंगा। कि अगर मान लो इस रिएक्शन पे उल्टा लिखा हो स्लो और फास्ट, तो स्लो और फास्ट से लिखने से रिएक्शन का नेचर मालूम चल जाएगा, क्योंकि स्लो फास्ट बोलते ही आप उसको सीधा एक्टिव एनर्जी से लिंक कर देंगे। तो करिए। सर साउंड नहीं आ रहा है, एक बच्चे को साउंड नहीं आ रहा है। भाई नहीं आ रहा तो बेटा आपके घर में प्रॉब्लम है, हमारी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आराम से चेक करो बच्चों, बना लें इसको, नोट करो, डायग्राम बनाओ, ताकि जेई मेन में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसका बहुत आराम से आंसर कर पाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये दोनों आराम से लाइन देखिए, आरएनएस इक्वेशन याद है ही, तो इसमें कोई अपने को टेंशन वाली बात नहीं है। आगे बढ़े मेरे बच्चों, बोल देना यस सर, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। अरुण ने लिखा यस सर, लिख लिया, वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे लिख दिया करो कि लिख लिया, उससे क्या अपन आगे बढ़ जाएंगे फिर, ठीक है। अब इसको अपन मान लीजिए यही रिएक्शन हो रहा है बच्चों, और इसको अब हम लिख देते हैं कि सर सेम वही रिएक्शन है या उसी तरह का एक रिएक्शन है, ए कन्वर्टिंग इनटू बी, और इस बार आपने इधर लिख दिया स्लो, इधर लिख दिया फास्ट। तो अब आप खुद बना सकते हैं इसका डायग्राम। आप बोलोगे यस सर। तो इस केस में ये रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जो आप लिखना चाहें, रिएक्शन प्रोग्रेस या रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये पोटेंशियल एनर्जी। अब आपने बोला है स्लो, तो स्लो का फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन स्लो का मतलब क्या निकलेगा बेटा, स्लो का मतलब के की वैल्यू कम है या ई ए की वैल्यू ज्यादा है। बैकवर्ड डायरेक्शन आपने लिखा है मेरे बच्चों फास्ट, फास्ट का मतलब के की वैल्यू हायर होना या ई ए की वैल्यू कम होना। तो आप खुद अपना डायग्राम
अभी हाल फिलहाल चाहें तो बना सकते हैं। आप बोलोगे यस सर। तो ईए की रिक्वायरमेंट आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की ज्यादा दिखनी चाहिए मेरे बच्चों डायग्राम पे, और बैकवर्ड की कम, तो डायग्राम अपने आप ही ऐसे बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आप आराम से देखिए, ये हो जाएगा ईए फॉरवर्ड और ये हो जाएगा ईए बैकवर्ड। ईए बैकवर्ड, ठीक है, ईए बैकवर्ड। ये देखिए आराम से इस रिएक्शन का डेल्टा ई या डेल्टा एच जो भी आप लिखना पसंद करें वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इजी लैंग्वेज में ये रिएक्शन कहलाएगी आपकी कौन सी रिएक्शन मेरे बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इनसे क्या अपना बेस बनता है। और ध्यान दें, ये जिस तरह की रिएक्शन है आपने बनाई है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी का लेवल रिएक्टेंट की एनर्जी के लेवल से डाउन रहेगा, क्योंकि आपने लिखा है फॉरवर्ड डायरेक्शन स्लो है और बैकवर्ड डायरेक्शन जो है आपकी वो फास्ट है। लिख लीजिए आराम से, एंडोथर्मिक, बिल्कुल सही है। सर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, अभी एक्टिव नहीं किया है मनीष टेलीग्राम चैनल, जब एक्टिव करेंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। पुराना पड़ा हुआ अभी एक्टिव नहीं किया है मैंने, अभी केवल मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको मैंने एक्टिव रखा हुआ है, इंस्टाग्राम एक्टिव रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर लें यूट्यूब चैनल, ठीक है ना। आने वाले टाइम में मैं उस चैनल से आईआईटी वालों के अलावा मैं मेडिकल के बच्चों की भी हेल्प करने की कोशिश करूंगा आने वाले समय में, है ना। तो ये दोनों का फायदा हो जाएगा। मेडिकल के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है उनकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस, है ना, कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे या बुक डिस्कशन और शीट डिस्कशन पढ़ाएंगे भी, सही शीट या बुक डिस्कशन भी होगा अभी, ठीक है ना, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, हो गया मेरे बच्चों। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। क्या आप बोलोगे क्या सर, कि कोई भी रिएक्शन जो होती है उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन भी हो सकती है। तो आपके पास कभी भी अगर ऐसा कोई डायग्राम बना हुआ है, आराम से देखें, लाइक दिस या लाइक दिस, इस तरीके से जो हम बात कर रहे थे कि सर ऐसा भी हो सकता है, तो इसका सीधा मतलब होता है कि सर पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के ग्राफ हैं, ठीक है ना। तो ये इजी लैंग्वेज में एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं ये, एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन अगर आपके पास किसी भी रिएक्शन में एक से ज्यादा एक्टिव कॉम्प्लेक्स बन जाए मेरे बच्चों, क्या एक से ज्यादा एक्टिव कॉम्प्लेक्स अगर दिखें तो निश्चित तौर पर वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स कहलाएगी। जैसे मान लीजिए अगर आपने सपोज करो इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, लाइक दिस, सपोज करो आपने ऐसे बना दिया, तो अनडाउटेबली इसमें दो बार एक्टिव कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं मेरे बच्चों। क्या बन रहे हैं, दो बार एक्टिव कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर 1, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 1, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। तो यहां पर अनडाउटेबली आपको ये देखना आना चाहिए कि सर इसमें हमेशा जहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी, जहां पर फर्स्ट स्टेप खत्म हो रही है, ये कहलाएगा मेरे बच्चों डेल्टा H1। क्या कहलाएगा, डेल्टा H1। और यहां से यहां का अगर आप एंथैल्पी चेंज निकालेंगे तो ये कहलाएगा मेरे बच्चों डेल्टा H2। तो इजी लैंग्वेज में इसमें इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दो एलिमेंट्री स्टेप हैं। आप बोलोगे सर कैसे मालूम चलेगा, तो मालूम चलता है मेरे बच्चों कि उसमें कितनी बार पीक आए हैं, तो उससे मालूम चल जाएगा। अगर मान लो 3 बार लगाओगे तो बेटा उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में 3 एलिमेंट्री स्टेप मानी जाएंगी, या उसमें 3 बार आप बोलेंगे दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंसिस्ट विद 3 एलिमेंट्री स्टेप, दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंसिस्ट विद 2 एलिमेंट्री स्टेप्स। इसमें आपको 2 एलिमेंट्री स्टेप्स नजर आनी चाहिए, 2 एलिमेंट्री स्टेप लाइक दिस। और अगर आप कभी भी डेल्टा H किसी रिएक्शन का ओवरऑल देखना चाहो मेरे बच्चों, क्या देखना चाहो, ओवरऑल सामने देखना बेटा,
तो ओवरऑल के लिए जहां से रिएक्शन स्टार्ट की थी और जहां रिएक्शन एंड हो रही है, इसको बोलते हैं मेरे बच्चों डेल्टा एच ओवरऑल। डेल्टा एच बोलो, डेल्टा ई बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जाकर पढ़ोगे कि डेल्टा एच जो होता है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वो क्यूपी के बराबर होता है, और डेल्टा ई जो होता है या डेल्टा यू होता है या डेल्टा ई होता है वो क्यूवी के बराबर होता है ना। तो ये पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी, जब थर्मोडायनेमिक्स हम कवर करेंगे तो उसके अंदर आएगा। तो इसमें आप ऐसा बोल सकते हो, आराम से दोबारा सुने, अगर मान लो कोई व्यक्ति पहली बार सुन रहा हो, आराम सुने। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, दो बार इसमें एक्टिव कॉम्प्लेक्स बने 1 और 2, तो इसका मतलब इसमें दो एलिमेंट्री स्टेप हैं। इसकी पहली एलिमेंट्री स्टेप का डेल्टा H1 देखकर साफ पता लग रहा है कि ये एंडोथर्मिक स्टेप है। दूसरी एलिमेंट्री स्टेप को देखकर पता लग रहा है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। घर जाकर डेली रिवीजन करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप तो घर जाते भी कहां, आप तो घर पे बैठे रहते ऑनलाइन में। ऑफलाइन वाले बच्चों को बोलते हैं हम तो ऐसे, ठीक है ना। और जहां से स्टार्ट हुआ वहां से एंड के बीच में देख लीजिए, उससे आपको मालूम चल जाएगा कि ओवरऑल रिएक्शन एंडो एक्सो है। तो इसको देखें आराम से, फर्स्ट स्टेप एंडो, सेकेंड स्टेप एक्सो, ओवरऑल रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक है। जहां से स्टार्ट हुआ रिएक्शन, जहां एंड हुआ, उसमें फाइनली अगर प्रोडक्ट का एनर्जी का लेवल रिएक्टेंट से डाउन है तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा एच ओवरऑल। तो और इसके अलावा अगर आप इन दोनों एलिमेंट्री स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें, दोनों एलिमेंट्री स्टेप की अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी आपको यहां नजर आएगी EA1, और ये कहलाएगी मेरे बच्चों EA2। EA2 का मतलब उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दो एलिमेंट्री स्टेप हैं, उसकी दोनों स्टेप के अलग अलग एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट आएगी। तो जितनी बार आप पीक बनाओगे उसको, इसका सीधा मतलब होता है, देखिए IIT JEE में फिजिकल केमिस्ट्री साइड से जनरली एलिमेंट्री रिएक्शन की बातें करते हैं, लेकिन मान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां आपको कैसे डायग्राम बनाने देखने को बहुत मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जब दो बार पीक आ जाएगा उसका मतलब उसमें दो एलिमेंट्री स्टेप, मान लो 3 बार आ गया तो 3 बार का मतलब वो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लेकिन उसमें आप बोलोगे नाउ दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कंसिस्ट विद 3 एलिमेंट्री स्टेप्स, ठीक है ना। आराम से देख लिया, हाँ देयर आर 2 ट्रांजिशन स्टेट, ये भी ठीक है, ठीक है ना। और एक बच्चा बोल रहा है सर स्लोएस्ट स्टेप कौन सी है। स्लोएस्ट स्टेप वो होती है जिसमें जो आपको लगता है कि एनर्जी के प्रोफाइल पर सबसे ऊपर, जिसमें एक्टिव कॉम्प्लेक्स बनाने की जिस रिएक्शन को रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप। इस स्टेप में और इस स्टेप में आपको दिखेगा तो ये कहलाएगी आपकी सेकंड स्टेप इज स्लोएस्ट स्टेप, क्योंकि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट प्रोफाइल पर सबसे हाई लेवल पे दिख रही है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप, तो इसको बोलते हैं बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये होता है एलिमेंट्री। हमारे फिजिकल साइड से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के एसएच प्रॉब्लम नेग्लिजिबल टाइम आता है, न के बराबर आता है, लेकिन आ जाए तो अपने को आंसर करना आना चाहिए, तो इसीलिए मैंने आपको बताया। मैं अब आप खुद एक पेपर पे 3 स्टेज, मतलब ऐसा बोलना चाहिए एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसकी 3 एलिमेंट्री स्टेप, हम उसका भी डायग्राम बना सकते हैं। तो पहले बना लीजिए इसको, और बात कर सकते हैं थोड़ी सी, बना लीजिए। बना लिया? बना लिया तो लिख दीजिएगा। सर जी टेस्ट होगा ऐप पर, हाँ टेस्ट फ्यूचर में होंगे, बताया जाएंगे आपको ना। ओके अब देखिए मेरे बच्चों, हटा दूं इसको, डन 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 डन, हाँ हो गया हो गया। चलिए और सुनिए, मान लीजिए मेरे बच्चों हमने ऐसे डायग्राम बनाया। अब आपको आंसर देना है, पोटेंशियल एनर्जी, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आपको ये बताना है इसको पढ़ पढ़ के कि सर कौन सी स्टेप एलिमेंट, मतलब कौन सी रिएक्शन एंडो है, कौन सी स्टेप एक्सो है, सब बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। मान लीजिए हमने इसको ऐसे बनाया, लाइक दिस, ठीक है। अब आपको भाई साहब मैंने लंबा काम दे दिया, इस काम को देखकर, इसको देखकर आपको अब ये बताना पड़ेगा कि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कितनी एलिमेंट्री स्टेप है। देख के बताओ, सब बताओ, इस रिएक्शन में कितनी एलिमेंट्री स्टेप हैं, जल्दी बताओ। सर आपकी बुक पे डिस्काउंट मिल जाएगा, हाँ डिस्काउंट तो मिलता है, आप सीधा मंगा लीजिए। आप ऐसा करिएगा ऑनलाइन बालाजी पब्लिशर से डायरेक्ट मंगा लें, डिस्काउंट मिलेगा बेटा, है ना। 3, वेरी गुड। तो यहां पर आपको ये 3 बार एक्टिव कॉम्प्लेक्स नंबर 1,
एक्टिव कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ये भी ठीक है, और एक्टिव कॉम्प्लेक्स नंबर 3 बनेगा। वेरी गुड। अब इसको देख देख कर ये बताओ कि पहली स्टेप इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर कितनी एलिमेंट्री स्टेप है बच्चों? इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपके मुंह से निकलना चाहिए कि सर इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में थ्री एलिमेंट्री क्या है स्टेप्स हैं। और सोचो कि इन तीनों एलिमेंट्री स्टेप में फर्स्ट एलिमेंट्री स्टेप का एक्टिवेशन एनर्जी कहां बताओगे? ये देखो फर्स्ट ये रहा EA1, आराम आराम से। सेकंड का देखो मेरे बच्चों EA2, और थर्ड का यहां देखो EA3। ये जिस रिएक्शन में पीक सबसे ऊपर होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ोगे मेरे बच्चों, वो स्टेप कहलाएगी स्लोएस्ट स्टेप, जिसको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट उस प्रोफाइल पर सबसे हाई लेवल पे आप दिखाओगे, वो आपकी स्लोएस्ट स्टेप कहलाएगी, है ना। और इसके अलावा मेरे बच्चों आपको यहां पर डेल्टा H1 बताओ देख करके कि इसकी फर्स्ट एलिमेंट्री स्टेप क्या दिख रही है आपको, एंडो या एक्सो? तो आप बोलेंगे सर डेल्टा E1, ये एक्सो है। क्या है? एक्सो। सेकंड देख के बताओ, सेकंड यहां से शुरू हो रही है बेटा और यहां खत्म हो रही है, तो ये कहलाएगी डेल्टा H या डेल्टा E2। ये एक्सो है, ये एंडो है, और आराम आराम से आप यहां भी आ जाओ रे बिट्टू। इस केस में आप यहां से अगर यहां आएंगे, कलर चेंज करके दिखा देता हूं, तो ये कहलाएगा डेल्टा E3। ऐसे देख लीजिए और खुद इसको देख करके बताओ कि इसका, अपने बता नहीं पाओगे, आप डायग्राम में खुद देखो कि इस रिएक्शन में अपने आप बनाओ कि डेल्टा E ओवरऑल क्या होगा, अपना बनाओ। एक बच्चे ने लिखा है नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके देखो, इसका डेल्टा H नेगेटिव हो गया, इसका डेल्टा H पॉजिटिव हो गया, इसका डेल्टा H नेगेटिव हो गया। किसी बच्चे ने लिखा वाहिन ने बिल्कुल सही लिखा है, बहुत बढ़िया। सर अगर उनका कॉटम सेम लाइन, कॉटम नहीं बॉटम होगा, है ना, बॉटम सेम लाइन पर हो तो सर H डेल्टा H 0 हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा लग रहा है कि दोनों का लगभग क्लोज है या बिल्कुल बराबर है, तो उस रिएक्शन का डेल्टा H या डेल्टा E 0 होता है। बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल ठीक है। सर मुझे एनसी भी साथ में करना है, उसके लिए हर चैप्टर पर क्या कैसे वर्क होगा? बेटा काम तो करना पड़ेगा ना, पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना। ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वेरी गुड। सारे बच्चे खुद अपनी कॉपी में बनाओ और मुझसे मैच कराना कि सर डेल्टा E ओवरऑल कैसे बनेगा। खुद देखो अपनी कॉपी में, खुद बनाओ, चलो बनाओ, मैं ही खड़ा हूं। और जब मैं बनाऊंगा तो उसे मैच कराना, फिर बोलना कि सर मैच करा कि नहीं करा। आराम से ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक बिल्कुल सर लिखा। ये लकी कौन है भाई? सर प्लीज रिप्लाई, काय का रिप्लाई करो बेटा, मेरे को पता ही नहीं चला तूने क्या लिखा था। लक्की सिंह तुम्हारा क्वेश्चन क्या था भाई? बच्चा बोल रहा है सर प्लीज रिप्लाई। अरे किस चीज का रिप्लाई भाई, मुझे पता तो लगे। हाँ बच्चों देखो, अगर आप अब सब मैच कराना बच्चों, यहां से स्टार्ट हुई रिएक्शन और यहां एंड हो रही है, तो सारे बिट्टू चेक कर लें। ये कहलाएगा मेरे बच्चों डेल्टा E ओवरऑल। क्या कहलाएगा? डेल्टा E ओवरऑल। अब चेक करो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। डेल्टा H नेगेटिव है, वो भी सही बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश, सही बनाया सारे बच्चों ने। डेल्टा E ओवरऑल अपनी कॉपी में सही बनाया सबने, सोच लो। ठीक है सर मैच कर रहा है, एक दो के तो मैच कर गए, बहुत अच्छी बात है। डेल्टा H ओवरऑल नेगेटिव है। सौम्या बिल्कुल, राघव हाँ तुम भी सही बोल रहे हो, नीति भी सही बोल रही है, बहुत सारे लोग ठीक बोल रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब हम इसके अलावा कैटलिस्ट पर बात करते हैं। यस सर मैच कर रहा है, सही है। आरिफ मैच कर गया, अंकित बहुत बढ़िया, सर मैच हो गया, सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आविश मैच कर गया, एंडो एक्स, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अब देखो मेरे बच्चों, नेक्स्ट है हमारा कैटलिस्ट के। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, है ना, एक पार्ट और एक्स्ट्रा बताता हूं आपको। क्या होता है मेरे बच्चों, कुछ जनरल ऑथर कुछ ऑर्डिनरी तरीके से एक वर्ड यूज करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट।
नेगेटिव कैटलिस्ट इंडस्ट्रीज में कोई वर्ड मेरे हिसाब से यूज नहीं होता है। मैंने किसी इंडस्ट्रियल मैनुअल में नेगेटिव कैटलिस्ट नहीं पढ़ा। रिटार्डर बोल सकते हैं, पॉइजन बोल सकते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट फिर भी अगर कोई बोल दे तो इसका मतलब, मान लीजिए कि एग्जामिनर ने यूज कर दिया, उसने भी कहीं ऐसे पढ़ लिया कहीं से, तो नेगेटिव कैटलिस्ट का मतलब माना जाएगा कि वो रेट ऑफ जब तक नेगेटिव वर्ड नहीं लिखा हो तो कैटलिस्ट का मतलब वो ही रहेगा हमेशा। लिखने की भी जरूरत नहीं है स्क्रीन पर, जो मैंने लिखा रखा है, कैटलिस्ट इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर कभी गलती से आप कहीं नेगेटिव कैटलिस्ट वर्ड सुन लें तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेगेटिव का मतलब माना जाएगा कि ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका नेम एक्चुअल में गलत लिया गया है, जितना मैं इंडस्ट्रियल लेवल पे समझता हूं, बिकॉज आई हैव वर्कड ऑलमोस्ट 3 ईयर इन इंडस्ट्रीज, ऑलमोस्ट 3 ईयर। तो नेगेटिव कैटलिस्ट जो वर्ड है उसका मतलब आपको फिर वहां ये निकालना पड़ेगा, अगर उन्होंने रिटार्ड या पॉइजन की जगह इस वर्ड को यूज किया है कि ये रिएक्शन को स्लो करेगा, तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट जो है डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। हालांकि एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, नेगेटिव कैटलिस्ट अच्छे साइंटिस्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया में कई जगह यूज हो जाता है, तो कोई बात नहीं, चलो अगर हो जाए तो घबराए नहीं। इसका मतलब है ये एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को मेरे बच्चों को कम कर देगा, सॉरी ज्यादा कर देगा। तो पोटेंशियल एनर्जी और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मान लो मेरे बच्चों आपकी रिएक्शन ऐसे कुछ हो रही है, ठीक है, मान लीजिए रिएक्शन कुछ ऐसे हो गई, आप बोलोगे ठीक है सर, ठीक। तो अब इसमें आराम आराम से ये आपने बनाया, अब मान लो आपने यूज कर लिया नेगेटिव कैटलिस्ट, तो नेगेटिव कैटलिस्ट को अगर यूज करोगे मेरे बच्चों तो वो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। ठीक है, तो आप इस सिचुएशन में अपने आप खुद भी बना सकते हैं इसका पार्ट, कि इसके लिए या इस केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो गई है, ये ई ए डैश, और पहले जो हम बात कर रहे थे ये ई ए, तो ई ए जो है वो तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ई ए डैश एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी नहीं, नेगेटिव वर्ड यूज करना चाहिए, अगर उन्होंने लिख ही दिया है तो अपन भी ऐसे ही लिखेंगे। तो अगर गलती से कोई ऑथर नेगेटिव कैटलिस्ट वर्ड को यूज कर रहा है तो इसका मतलब है वो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को और बढ़ा देगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपकी रिएक्शन स्लो हो जाएगी, तो रिएक्शन स्लो हो जाती है सर, डिक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन। हाय सर, आई जॉइंड बैच रिसेंटली, हाउ डू आई कवर प्रीवियस लेक्चर्स? ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। वेरी सिंपल, पूछने की जरूरत ही नहीं। सर मैं अभी आया हूं, आपकी मर्जी भाई साहब, कभी भी आओ, आना तो टाइम पे चाहिए। मतलब ओवरऑल रिएक्शन स्लो कर देता है। हाँ जी सौम्या बिट्टू, हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे लेट आ रहे हैं या अभी आ रहे हैं, जो अब ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको मैं बोलूंगा कि हम बहुत जल्दी नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे बच्चों, ठीक है ना। 2 चैप्टर हैं, एक का नाम है रेडॉक्स और एक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। इन दोनों में से कोई एक चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक का नाम है रेडॉक्स और एक का नाम है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। इन 2 में से एक हम स्टार्ट करेंगे, कौन सा स्टार्ट करेंगे वो सस्पेंस है। आप अपनी चॉइस दिल खुश करने के लिए लिख सकते हैं, यहां पर मैं देख लूंगा, है ना। तो आप देख लेना, आपके हमारे रिलेशन बढ़िया चल रहे हैं अभी, आराम आराम से, तो सोचा जा सकता है
दोनों ही चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल। पढ़ने दोनों ही है, एक पहले और एक बाद में, है ना, ठीक है ना, एक कुछ पहले और एक कुछ बाद में। ओके, मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। रेडॉक्स भी मांग रहे हैं, कुछ लोग थर्मोडायनेमिक्स भी बोल रहे हैं। वाह, पढ़ने दोनों ही हैं, आपको दोनों पढ़ने चाहिए। जब आपने फीस पे कर दी, नेग्लिजिबल फीस लिए कैरियरविल ने, और बहुत ओपन और बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं आपको, तो जो भी फीस लिए तो आराम से आप तो उसमें मजे लीजिए, है ना, कोई टेंशन नहीं है ना। अरे मेरे बच्चों, बहुत सिंपल बता रहा हूं, ऑनलाइन में मेरी खुद की जो पर्सनल फीस है 12th क्लास की, वो 12,000 रुपए है। कितनी है? 12,000, 12,000 रुपीज है। कैरियर विल पर मेरी नहीं, पूरी केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स कंप्लीट फीस आपकी जो है वो बहुत नेग्लिजिबल है। तो एडवांटेज उठाइए। बाद में क्या होगा, अगले साल कितनी फीस बढ़ेगी मुझे नहीं मालूम, तो आपको इसका जबरदस्त फायदा उठाना चाहिए। अच्छा सर, कुछ स्ट्रेटजी बताइए। अर्पित, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, कुछ स्ट्रेटजी नहीं होती है इसकी। इसके लिए अगर सही बोलूं तो आपको पर डे आपको वो एक एक लेक्चर एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप कवर कर पाओगे, है ना, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपको मेरी एडवाइस है कि आप शुरू से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर जो है उनकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर देख लेना, ठीक है, तो धीरे धीरे कवर हो जाएगा, घबराए नहीं। सर चैप्टर क्या है सर, आते हैं तब क्या करें, मतलब सर आप जो पढ़ाएंगे वो पढ़ लेंगे। कितना प्यारा बच्चा है, कोई नितिन कुमार लिख रहा है, सर आप जो पढ़ाएंगे पढ़ लेंगे। अरे बेटा मैं नहीं, मैं तो आईआईटी जेईई का सिलेबस पढ़ाऊंगा, घबराए नहीं। सर एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट डिफरेंट, यस मेरे बच्चे, इंटरमीडिएट पर शुरू में पढ़ाया था ना। एक बच्चे ने लिखा है, अच्छा डाउट है, एक जेन्युइन डाउट है कि सर एक्टिव कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट डिफरेंट है। हाँ बेटा, एक्टिव कॉम्प्लेक्स से इंटरमीडिएट पर बनेगा कोई गारंटी नहीं है। एलिमेंट्री रिएक्शन में आपको बताया था मैंने, रिएक्टेंट डायरेक्टली कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, ये एलिमेंट्री मानी जाएंगी। तो इनमें कभी भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता है। रिएक्टेंट से क्या बनेगा? एक्टिव कॉम्प्लेक्स, एक्टिव कॉम्प्लेक्स से क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, बच्चे ने पूछा उसका आंसर कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एक्टिव कॉम्प्लेक्स से कोई ना कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, सो बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। सर माय फेवरेट फिजिकल केमिस्ट्री टीचर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं पहले पीडब्ल्यू में था। अरे छोड़ना यार, पहले जहां भी थे। अर्पित लिख रहा है मेरा बिट्टू, कोई बात नहीं, तुम पढ़ाई करो मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ओके ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है आपने जो ग्राफ बनाया था वो हिमालय जैसा, थर्ड वाले का हिमालय जैसा था ग्राफ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। थर्मोडाइनमिक्स के लिए इक्विलिब्रियम आना चाहिए या फिर गैसेस स्टेट इज इनफ। थर्मोडायनेमिक्स सीखने के लिए ज्यादा पहले की नॉलेज की बहुत जरूरत नहीं है ना। आपको तो बस मेरे लेक्चर ढंग से सुनना है, क्योंकि उसमें समय बहुत लगेगा मेरे बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री 1.5 महीने से भी ज्यादा समय लगता है। तो लेकिन आप पेशेंस से पढ़ेंगे तो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयन इक्विलिब्रियम। आयन इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये हमारे सबसे अच्छे चैप्टर में से एक है। और अगर आप बात करेंगे इजी हो, बहुत डिफिकल्ट ना हो और प्रॉब्लम भी बन जाए, उसका नाम है काइनेटिक्स, जो अपना चल रहा है। इसको हम बहुत डिफिकल्ट चैप्टर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए, आहा, एक बच्चा कितना प्यारा लिख रहा है, इसको चॉकलेट देनी पड़ेगी, मैं आपके लिए आया सर। बताओ यार, अरे बेटा सुबह सुबह झूठ बोल रहा है यार, अर्पित बेटा सुबह सुबह बोल रहा है सर मैं आपके लिए यहाँ पर आया, इसने कोर्स मेरे लिए ज्वाइन करा। देखो आप कितना, है ना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पर थोड़ा सुबह सुबह झूठ बोल रहा है, सुबह तो खैर शाम हो गई वैसे तो। मैं पहले गलत फहमी में था। अच्छा अरुण, अच्छा ठीक है। हाँ सर, इंटरमीडिएट लोकल मिनिमा है क्या? बिल्कुल यार आदित्य, तुम तो दिमाग लगाने लग गए, शाबाश आदित्य, दिमाग लगाने लग गया, बिल्कुल मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे एक बच्चे ने पूछा था, कितना अच्छा पूछा है उसने कि सर जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स, जो इंटरमीडिएट है वो लोकल मिनिमम। यस मेरे बच्चे, अगर एक्टिव कॉम्प्लेक्स से नीचे जा रहा है इसका मतलब गारंटी यहां पर कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। यहां एक्टिव कॉम्प्लेक्स से नीचे जा रहा है इसका मतलब डेफिनेटली कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। वेरी गुड क्वेश्चन आदित्य, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मदर प्रॉमिस, अर्पित ने लिखा है मदर, अच्छा ठीक है ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने सर जी मेरे को क्लास में सब समझ में आता है, आ जाता है जो बताते हैं, पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यस आरिफ अंसारी, आपने जो लिखा है वो जनरल बच्चों की प्रॉब्लम है, आपने ऑनेस्टली माना है, बड़ी अच्छी बात है। क्या होता है मेरे बच्चे, हमारा हर आदमी का एक ब्रेन होता है एनालिसिस करने का, वो थोड़ा डिफर करता है पर्सन टू पर्सन, घबराना नहीं चाहिए उसमें। आप जितना मेहनत करोगे, जितना
फर्स्ट टाइम में अपने आप को झोंकोगे, ऐसे बोलना चाहिए। इजी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो आप सिस्टमैटिक चलें, रोज पढ़ें, रोज क्लासेस को रिवाइज करें, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करें। मैं बोलूंगा अगर आपको प्रॉब्लम फास्ट सॉल्व करना है तो फिजिकल में पहले थ्योरी को फास्ट ब्रशअप कर ले, रिवाइज कर ले, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करें। फर्स्ट टाइम मैथ्स में, चाहे फिजिक्स में, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री में टाइम लगेगा मेरे बच्चों, न्यूमेरिकल पार्ट है, तो आपको फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। सेकंड टाइम जैसे हम बुक्स डिस्कस करेंगे, जब मैं बुक डिस्कस करूंगा लेवल 1, तो उस समय आपको समय कम लगना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, शीट सॉल्व करके कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिए, अब आपको जेई मेन के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है मेरी बुक से, काइनेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 1 से, जो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, मैं बाकायदा आपको बताऊंगा, डोंट वरी। पहले मैं आपको कम से कम 4 दिन पहले बताऊंगा कि भाई अब मैं अपनी बुक का 18th एडिशन, मैं बच्चों को बोल चुका हूं 17th या 18th एडिशन, उसके अलावा क्वेश्चन अपने मैच नहीं करेंगे। तो आप 18th एडिशन ले चुके हैं, वेरी गुड, या 17th एडिशन अगर उससे भी काम चल जाएगा ना, उसमें से हम एक्सरसाइज नंबर 1 को फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। उससे आपको प्रैक्टिस करनी है, आरिफ नहीं, बाकी सारे बच्चों को, ताकि अब आप एकदम जेई मेन के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सर रिडॉक्स प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं। अरे बाप रे, श्री राधा कृष्णा, बाप रे बाप, ये तो भगवान ने आदेश दिया है यार, श्री राधा कृष्णा। अगर किसी का नाम ही यही है राधा कृष्णा और वो बोल रहा है सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं, तो मैं तो छोटा इंसान हूं, फिर तो मुझे रिडॉक्स स्टार्ट करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, नाम भी इसका ही लिखा हुआ है, श्री राधा कृष्णा। जय हो प्रभु, प्रभु 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 आपका आदेश सर माथों पे, सर माथे पे आदेश। ठीक है सर, मैंने अभी ज्वाइन किया, करण बैकलॉग हो गया है। कोई बात नहीं बेटा करण, आपको शुरू से लेक्चर्स को थोड़ा रिकॉर्डिंग को फास्ट करके देखना है ना, समय लगता है जब हम। सर मैंने बुक में 60 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, वेरी गुड प्रांजल पांडे जी, बहुत बढ़िया। मुझे अब क्वेश्चन इजी लगते हैं, आपकी बुक के शीट के एक्सरसाइज नंबर 2 थोड़ी सी हार्ड लगती है। हाँ अरुण, कोई घबराए नहीं, थोड़ी एक्सरसाइज नंबर 2 हार्ड भी होती है, बिकॉज दैट इज फॉर जेई एडवांस, तो घबराना नहीं है। जेई एडवांस में तुम समझदार हो यार, 15 लाख बच्चों में से आप 25,000 बच्चों में अगर आना चाह रहे हो तो निश्चित तौर पर उसमें कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना मेरे लाल। सर मैंने थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया है, क्या मुझे लेक्चर देखने चाहिए या सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ऋषभ पूछ रहा है। बेटे थर्मोडायनामिक्स आपने कहां से पढ़ा है, पहले तो मुझे ये पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है और जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें फर्क आएगा बेटा। मैं जेई एडवांस के हिसाब से पढ़ाऊंगा, तो आपने कहाँ पढ़ा है मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो देख लेंगे, है ना। ओके, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या लिख रहा है ऋषभ का। ठीक है, ओके रिडॉक्स प्लीज सर में, ठीक है ठीक है। मैं आज सर मैंने आज बुक ली तो 18th और 8th एडिशन का लेवल 1 अरे सेम कहाँ से होगा बेटा, नहीं होगा बेटा। ओके अच्छा ठीक है, ऋषभ बोल रहा है कि सर मैंने मैन प्लस एडवांस लेवल का पढ़ा है, तो आप एक काम करना, शुरू के जब 1-2 लेक्चर के बाद मेरे लेक्चर होंगे तो उनसे मैच कराना बेटा, है ना। कुछ लेक्चर फर्स्ट, तुम तो फर्स्ट लॉ में पता लग जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है ना, आपको डिफरेंस नजर आएगा, है ना। और नहीं आता है, मान लो आपको लगता है कि नहीं सर आप तो परम ज्ञानी है, तो बेटे डायरेक्ट प्रॉब्लम करना, घबराने की जरूरत नहीं है ना। हो सकता है आपने बहुत अच्छा पढ़ा हो, कोई और सर ने जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया हो, लेकिन मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, ना 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 ना, टॉप रैंक लाने वाले अच्छा नहीं पढ़ाता हूं बेटा, मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, नो 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 नो, मैं बहुत आगे साइलेंट, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ मेरे बच्चों, टाइप्स ऑफ कैटेलाइसिस प्रोसेस। कैटलिस्ट की इंडस्ट्रीज में इतनी इंपॉर्टेंस है मेरे बच्चों, ठीक है, कैटलिस्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि इसका फिजिकल स्टेट, आराम सुनिएगा, इसका फिजिकल स्टेट, कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट अगर रिएक्टेंट के या रिएक्टेंट्स के फिजिकल स्टेट से अगर मैच कर रहा है, दैट प्रोसेस कॉल्ड होमोजेनियस कैटेलाइसिस प्रोसेस। और अगर कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स के फिजिकल स्टेट मैच नहीं कर रहे हैं मेरे बच्चों, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटेलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, और एक और होता है मेरे बच्चों ऑटो कैटेलाइसिस प्रोसेस। उसमें क्या होता है, जो एक प्रोडक्ट बनता है वो खुद कैटलिस्ट का काम करना शुरू करता है। मैं आराम आराम से एग्जांपल कोड करता हूं। सबसे पहले होमोजेनियस, रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स एट कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SO3 में कन्वर्ट हो रही है मेरे बच्चों,
इसमें NO2 गैस है। कौन सी गैस है? NO2 गैस। ये जो NO2 गैस है मेरे बच्चों, ये आपका कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है। तो NO2 गैस और जो आपने वेसल में SO2 और O2 गैस लिया, इनका फिजिकल स्टेट सेम है। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस। आप इसको होमोजीनियस रिएक्शन बोल दें, लेकिन उससे बढ़िया है इसको आप ऐसे बोले, होमोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस। ठीक है ना? इसका नाम आप और अच्छा लिखो, होमोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस। पूरा लिखो, होमोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस। ठीक है? ये केस अपन ने क्लास में किया हुआ मेरे बच्चों। इथाइल एसिड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, H+ इसमें कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, और ये एसिटिक एसिड और एल्कोहल बना रहा है। तो इसमें H+ आयन का फिजिकल स्टेट वही एक्वस सॉल्यूशन मिक्स है, सब एक ही फेज में है, इजी लैंग्वेज में लिक्विड फेज में, जिसमें वाटर सॉल्वेंट है। दिस इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालाइसिस प्रोसेस। लिख ले मेरे बच्चों, दो दो लाइन याद करनी है जेई के हिसाब से, ताकि जेई मेन में आ जाए तो हमें आना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए। हाँ ठीक है, लिख लो। आगे चले मेरे बच्चों, लिख लिया? जल्दी डन लिख देना, जैसे डन लिखोगे मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, आप जैसे ही डन लिखेंगे मैं आगे चला जाऊंगा। डन लिखा है भाई, सब बच्चों ने लिख दिया। वेरी गुड वेरी गुड, लिखते रहो लिखते रहो। ओके, ओ सॉरी, लिख लिया। आगे बढ़ रहा हूं मेरे बच्चों। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस। पूरा लिखता हूं मैं तो, है ना, गलत लिखा हो। हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस। भाई अब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो पहले से जानते हैं ना, इसलिए अब हम कैटलिस्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। होमोजेनियस रिएक्शन क्या होती है वो लिखा है, उसमें गलत कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम है। लेकिन जब हम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस में कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट या रिएक्टेंट के मिक्सचर से मैच नहीं करेगा। तो आराम से देखिए, HI गैस को गोल्ड की सरफेस पर, ये कौन है मेरे बच्चों? कैटलिस्ट। गोल्ड की सरफेस पर अगर आप HI को डिकम्पोज करेंगे तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन गैस में कन्वर्ट होगा। तो इसका नाम होगा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस। सिमिलरली आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करें, चाहे अमोनिया को डिकम्पोज करें टंगस्टन, मोलिब्डेनम या आयरन की सरफेस पर, तो यहां पे जो आयरन होगा वो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है मेरे बच्चों, है ना? तो ये रिएक्ट एक्चुअल में गैसियस रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। मैं आपको ट्रूली बताऊं तो आपको याद भी होना चाहिए नॉलेज के लिए, गैसियस रिएक्शन आर रिवर्सिबल। आप उनको क्लोज वेसल में कराओगे तो आप वो रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी को शो करती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, आपने कभी ली चेटिस पेंसिल पढ़ा होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट को निकालते रहो तो उससे रिएक्शन खत्म हो जाती है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। इसमें मेरे बच्चे टर्म आती प्रमोटर्स। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ऐसा बोलते हैं प्रमोटर्स इंक्रीजेस लाइफ टाइम ऑफ कैटलिस्ट, इनहेंस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, जैसे हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को इंडस्ट्रियल लेवल पर जब अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आयरन कैटलिस्ट होता है। आयरन था सॉलिड मेरे बच्चों, तो उसके बेड पर आयरन की सरफेस पर अगर कोई इंप्यूरिटीज आ जाती हैं तो वो अगर वहां बैठ गई, चौक हो गई, तो उसको रोकने के लिए हमारे ये जो प्रमोटर्स हैं ये उन अनडिजायरेबल इंप्यूरिटी से रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे मान लो सल्फर आ गया, ऐसे एज्यूम करो सल्फर आ गया, तो सल्फर से रिएक्ट कर जाएंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये उसको SO2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो सल्फर आयरन की सरफेस पर जमा नहीं होता है, एक्यूमुलेट नहीं हो सकता है, वो गैस बन के निकल जाएगा। तो प्रमोटर्स खुद यूज हो जाएंगे, खुद कंज्यूम हो जाएंगे, लेकिन आपके कैटलिस्ट की सरफेस पर इंप्यूरिटीज या अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को कलेक्ट नहीं होने देते हैं। तो हम इसको इजी लैंग्वेज में बोलते हैं कि इनको यूज करने से आपका प्रोसेस स्मूथ चलता है, कैटलिस्ट की वर्किंग लाइफ बहुत अच्छी होती है। और ऑर्डिनरी लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं कि प्रमोटर्स इनहेंस एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ऐसा आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं सुनोगे या पढ़ोगे। ठीक है ना? ठीक है, चलिए।
आगे बढ़े मेरे बच्चों, तो ये हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस प्रोसेस हो गया। आगे बढ़ रहा हूं मेरे बच्चों, डन लिख दो फटाफट, आगे बढ़े। डन लिख दो रे बेटू, डन लिख दो। डन, ठीक है। और आओ मेरे बच्चों, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है एग्जांपल, ऑटो कैटालाइसिस प्रोसेस। इसको आप ऑटो कैटल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैटालाइसिस प्रोसेस बोल दो, ऑटो कैटालाइसिस प्रोसेस। इसमें मेरे बच्चों कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है या बनता है जो खुद कैटलिस्ट का रोल प्ले करने में कैपेबल होता है। जैसे इथाइल एसीटेट है, ठीक है ना, ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है बेटा, ये H+ आयन कैटलिस्ट है, तो ये एसिटिक एसिड है, आपने इसका नाम सुना होगा। तो ये जो एसिड है या एसिटिक एसिड है, ये सोर्स ऑफ H+ आयन, क्या है मेरे बच्चों, सोर्स ऑफ H+ आयन। तो ये खुद जैसे जैसे बनेगा वैसल में ये खुद भी कैटलिस्ट का रोल प्ले करने में कैपेबल है, तो इसको बोलते हैं ऑटो कैटालाइसिस प्रोसेस। आपका एक प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है जिससे ऑटोमेटिकली रिएक्शन कैटालाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इस प्रोसेस का नाम है मेरे बच्चों ऑटो कैटालाइसिस प्रोसेस। लिख लीजिए, लिख लो बिट्टू। हो गया। हाँ, मोलिब्डेनम को टंगस्टन यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है, मोलिब्डेनम को एज ए प्रमोटर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी यूज करते हैं बेटा, वेनेडियम पेंटॉक्साइड भी यूज करते हैं, पोटाश, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। डन हो गया। आगे चलें, चलो मेरे बच्चों, अब नेक्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शन। मेरे बच्चों ये एसएच सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन आईआईटी एडवांस में लगभग 20 साल से ज्यादा समय हो गया, एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आ गया था, वो क्वेश्चन ये आया था, तो आपको ये 2 लाइन तो पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि जब एक बार आ गया आईआईटी में तो अपने को एक की जगह 2-3 लाइन पढ़ लेनी चाहिए, है ना। हाँ, अगर आपको कभी लगे कि सिलेबस मेरा बहुत ज्यादा हो गया है, तब ऐसी बॉर्डर लाइन की चीजों को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन हम जो आईआईटी जेईई के एक्सपेक्टेड टॉपर होते हैं या जिनकी रैंक अंडर 1000 में लाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, उनको बोलते हैं आप तो पढ़ के जाओ, रिस्क मत लो, क्योंकि एक बार आईआईटी में आ चुका है, तकरीबन मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पर लगभग लगभग मान के चलो 22-23 साल हो गए होंगे, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन मेरे बच्चों ऐसी रिएक्शन होगी जो इन प्रेजेंस ऑफ रेडिएशंस परफॉर्म होती है। आपने और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, बहुत सारी जगह सुना होगा। क्या होता है, हर रिएक्शन के अंदर जो बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जब हम उनके ऊपर फोटॉन्स गिराते हैं, कोई लाइट गिराते हैं, अब सनलाइट भी हो सकती है, वो मैन मेड लाइट, जैसे मरकरी लैंप, सोडियम लैंप, अलग अलग लैंप से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है, ठीक है। तो हर बॉन्ड को E=H नहीं पढ़ा होगा आपने, जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होती है मेरे बच्चों। तो हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम हमारे जैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग लाइट यूज करते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का इजी लैंग्वेज मतलब होता है रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, दैट मे बी सनलाइट, दैट मे बी मैन मेड लाइट, जो भी बल्ब वगैरह हैं आपके जिनसे आप लगाते हैं, ठीक है। इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन में का जो प्राइमरी प्रोसेस है, मतलब जो स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स को अपने रेस्पेक्टिव एटम्स या फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। इसमें रिएक्शन डायरेक्ट मॉलिक्यूलर लेवल पर खत्म नहीं होती है, ये हालांकि सिलेबस में नहीं है, वरना अगर आप इंजीनियरिंग लेवल पर देखेंगे तो फोटोकेमिकल रिएक्शन या पीजी लेवल पर जाएं, बीएससी एमएससी लेवल पर, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन पर तो इटसेल्फ एक पतली बुक बन सकती है, इतना डेप्थ था इसका, पर हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है। एक बार गलती से आ गया था तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक पेज बता रहा हूं, है ना, तो टेंशन ना लें ज्यादा इसकी, बस बेसिक लेवल जितना बता रहा हूं उतना ही याद रखें कि इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं फोटोन को और आयन फ्री रेडिकल या एटम में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल HI, कभी भी एरो के ऊपर अगर आपने H न्यू लिख दिया तो ये रेडिएशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब होता है रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन है या लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। सो एक जैसे एग्जांपल है HI कन्वर्टिंग इनटू H और I, ये एटम्स में कन्वर्ट हो गया।
फिर ये फर्दर जो एटम्स बनते हैं एज पर प्रोसेस, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ेंगे मेरे बच्चों, तो एक होता है चेन इनिशिएशन, फिर होता है चेन प्रोपोगेशन, फिर होता है चेन टर्मिनेशन। तो इसमें भी कई रिएक्शंस कई स्टेप्स में निकलती हैं, है ना। तो इसके बेसिक प्रोसेस में रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। ये एक बार जेई में बहुत सालों पहले पूछ लिया गया था। आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, आई नहीं आई ए इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। जिस फ्रीक्वेंसी की आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उस लाइट की इंटेंसिटी क्या है। अभी इंटेंसिटी की अगर बात करेंगे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में कंटेनर के अंदर आपका जो वॉल्यूम है सर्टेन, जिसके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। क्योंकि वैसल तो आपका कुछ है, मान लो 1 सेकंड लेंगे, पर सेकंड में कुछ वैसल है, वैसल का अपना वॉल्यूम होगा, उसमें गैसियस रिएक्टेंट प्रेजेंट है। तो ये आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आर इज प्रोपोर्शनल टू आई ए, यहां जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, हो सकता है कभी आपने इसका नाम कहीं सुना हो, इसका नाम होता है क्वांटम यील्ड। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्वांटम यील्ड, अगर कहीं सुना हो तो, नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, है ना। तो फाई को हम बोलते हैं क्वांटम यील्ड। ये मेरे बच्चों रेशियो होता है मोल्स का, उसकी वजह से इसकी कोई यूनिट नहीं होती। लिख देता हूं मैं आपको, नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ये क्या है मेरे बच्चों, रेशियो है किस चीज का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिसोशिएटेड या कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। तो लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डिसोशिएटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब। तो आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, आई को और फाई को करके देखो, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ रहा होगा, सोच करके देखो। तभी आ रहा है आर इज प्रोपोर्शनल टू, फिर देखो आराम आराम से, या इन दोनों को यहां रख दो इक्वल साइन में, तो आपके पास कंक्लूजन आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो यही होता है रेट ऑफ रिएक्शन आपका। तो ये जस्ट एक्स्ट्रा है एक पेज, मैं खुद बोल रहा हूं ओपनली कि भाई ये सिलेबस में मेंशन नहीं, लेकिन 22-23 साल पहले ये लाइन आ गई थी, तो इसलिए मैंने एक के चक्कर में आपको 2 लाइन एक्स्ट्रा पढ़ा दी। तो जिनको लगता है कि नहीं सर मैं तो टू द पॉइंट पढ़ूंगा, मैं छोटी मोटी रिस्क ले सकता हूं, तो वो इसको ना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं। पर जिनको चाहते हुए मुझे अंडर 1000 में रैंक चाहिए जी एडवांस में, मैं रिस्क नहीं लूंगा, ऐसी चीजों को मैं कवर करता हूं, तो ये उन बच्चों के लिए है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आराम से लिखें। लिख लिया मेरे बच्चों? डन कर दीजिए, डन लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। यार इतना बड़ा बड़ा लिखते बेटा पढ़ नहीं पाता हूँ, स्टेटमेंट के बच्चे बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, इतना नहीं पढ़ पाता हूँ मैं। डन कर दिया, ठीक है मेरे बच्चों, लिखो 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 लिखो, जो नहीं लिखा हो लिख लो मेरे बच्चों। एक्स्ट्रा है, मैं खुद ही बोल रहा हूं कि भाई आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा कवर करना है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए इस पार्ट को, एक पेज है, ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं, नहीं कि भाई सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर एक बार आ गया था। चलिए, नाउ फैक्टर्स दोस कैन इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। सोचना स्टार्ट कर दो मेरे बच्चों, सोचना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को मेरे बच्चों इफेक्ट करते हैं? ऐसे कौन से फैक्टर हैं? नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्लास चैप्टर बाइंड अप, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारे केमिकल काइनेटिक्स का लास्ट क्लास होगा, ओके। चलिए,
फैक्टर्स दोज कैन इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपने सुना हुआ है, आप बोलोगे यस सर। एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैंने पढ़ाया था, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन का फर्क पड़ता है। याद आ रहा है, आर इज इक्वल टू, जैसे मान लो ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी, तो आर इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई। तो अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं है, एकदम क्लियर बोल रहा हूं, अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सेकेंड, अगर गैसियस रिएक्शन है और एग्जामिनर ने कंसंट्रेशन न देकर प्रेशर दे रखा है तो भी वही बात हो जाएगी मेरे बच्चों। तो प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ये भी ठीक है मेरे बच्चों। आराम से इसको भी लिख लीजिए सर, कुछ पढ़कर आ रहे हैं आप। उसके अलावा आपने आपने मेरे बच्चों एक पढ़ा हुआ है, आप बोले क्या सर, टेम्परेचर। आरएनएस इक्वेशन पढ़ ली मेरे बच्चों आपने, क्या पढ़ ली, आरएनएस इक्वेशन। तो यू नो वेरी वेल द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर विल चेंज द वैल्यू ऑफ के। ओके, फोर्थ, कैटलिस्ट, लास्ट क्लास में सुना, आज भी सुना, कैटलिस्ट आपकी आरएनएस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है, उससे के चेंज हो जाएगा, के चेंज होगा मेरे बच्चों तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा। ठीक है ना, ओके चलिए। प्रेशर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। फिर आज ही सुना इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट इन केस ऑफ, ये एक्स्ट्रा है, इन केस ऑफ फोटो केमिकल सॉरी फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, आराम आराम से लिख लें, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये लीजिए। उसके अलावा आप एक और पार्ट सुन सकते हैं जो इंटरेस्टिंग है, वो क्या है मेरे बच्चों कि सर एक और है, वो है सरफेस एरिया। ये अच्छा पार्ट है, ध्यान देने वाला है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट या सॉलिड रिएक्टेंट, सॉलिड कैटलिस्ट भी होगा या रिएक्टेंट होगा, तो उसमें फ्री सरफेस एरिया है, सरफेस जो एरिया है जिस पर रिएक्शन परफॉर्म होती है वो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है मेरे बच्चों। तो लिख लें सारे पॉइंट। देखिए फर्स्ट पहले ही कवर हो चुका है, एक्सेप्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, तो फिर प्रेशर पर भी डिपेंडेंसी आ जाएगी, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है ऑलरेडी कवर हो गया, कैटलिस्ट कवर हो गया, आइए कवर हो गया। अब लास्ट पार्ट बचा है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट या कैटलिस्ट। ठीक है, सर व्हाट इज द लास्ट टॉपिक, अरे अभी शुरू तो करने दे, नहीं ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट या कैटलिस्ट, अब इस पार्ट पर हमें फोकस करना है, बस केवल 6 पार्ट पर। ठीक है, आराम से लिख लें मेरे बच्चों। लिख लिया भाई साहब, डन, लिखो आगे बढ़े, लिख लो भाई। क्या है, बुक फॉर्म फाइल में नेम पूछ रहे हैं, किस चीज का भाई, सर क्या करूं अब, फ्री बुक, अच्छा फ्री बुक फॉर्म फाइल में नाम पूछ रहे हैं। अरे भाई क्या होगा, मैंने जैसे वीडियो में बताया था मेरे बच्चों, क्या आप जब मेरी बुक परचेज करते हैं ना तो उसके फर्स्ट पेज पर एक बैक साइड में होलोग्राम बना होगा, उस होलोग्राम पर जाकर आप अपनी बुक में, आपके घर पे मोबाइल है, उस पर जाकर आप जब उसको यूज करेंगे होलोग्राम को, तो वहां पर वो आपसे
आपका नेम और एड्रेस पूछेगा। तो आप क्या करिए, आप अगर बुक शॉप का नाम नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, बच्चा लिख रहा है इसलिए बता रहा हूं। आप तो घर पे बुक ले आए, अब बुक का पहला पेज जैसे चेंज करेंगे, मेन पेज, उसके पीछे देखो लिखा हुआ है, उस पर मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट एडिशन, नेक्स्ट 1-2 लेक्चर के बाद, तो उस पर लिखा होगा वहां पर। तो उस होलोग्राम पर आप जब आप मोबाइल से उसमें देखेंगे तो आपसे डिटेल मांगेगा वो होलोग्राम पर। आप एक बार में एक मतलब एक बच्चा एक ही बुक से एक फ्री बुक ले सकता है, जिसमें उसको 20 साल के प्रीवियस, 15 साल के, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, 15-20 साल के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आपको उसमें नाम और एड्रेस लिखो, ताकि जो बालाजी पब्लिशर है वो आपको कुरियर से आपके घर पे भेज देंगे उसको, ठीक है ना। तो आप नेम विद एड्रेस भेजो, बुक वाले के नाम वाम की प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई इतना मैटर नहीं करता है, आप तो अपना नेम और अपना एड्रेस डाल दो बस, ठीक है ना। सर आपकी बुक में कैलकुलेशन होते हैं बेटा, कैलकुलेशन IIT जे में एक बच्चे ने लिखा है, मोहम्मद रेहान ने, कि सर आपकी बुक में कैलकुलेशन, बेटा IIT एडवांस के प्रॉब्लम में कैलकुलेशन देखना, लिखना भूल जाएगा बेटा, है ना। हमारे IIT एडवांस के कई प्रॉब्लम से बहुत कैलकुलेशन आती है। पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बच्चों IIT जेई में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन फिजिकल केमिस्ट्री में आती है, इसलिए मैं मोहम्मद रेहान का आंसर कर रहा हूं, ठीक है ना। सर आपके चरणों में मेरा क्या गोटे गोटे प्रणाम। अरे कौन सा प्रणाम रे, गोटे गोटे, कोटि कोटि प्रणाम होगा, कोटि कोटि, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा ओके ओके, ठीक है चलिए आगे बढ़े। अब देखो, अब देखिए, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट या रिएक्टेंट, तो इसको मैं एक लाइन, एक वर्ड जोड़ रहा हूं इसमें बस, क्या, मोर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट या रिएक्टेंट, इजी लैंग्वेज में मोर एक्टिव साइट्स, मोर एक्टिव साइट्स, और इजी लैंग्वेज में फास्ट रिएक्शन। बहुत सिंपल मेरे बच्चों, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ये बहुत बड़ा कोई कैटलिस्ट है या रिएक्टेंट है, ठीक है, सॉलिड होना चाहिए, सॉलिड रिएक्टेंट है। मैं एग्जांपल कोड करता हूं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कन्वर्टिंग इनटू CO2। तो आप सब समझदार व्यक्ति हैं, बचपन से इंटेलिजेंट हैं, ये आपका सॉलिड रिएक्टेंट हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल सर हम बचपन से इंटेलिजेंट हैं और हमको दिख भी रहा है कि कार्बन सॉलिड है। तो आप मेरे बच्चों अपना लाइफ का ही एक्सपीरियंस फील करके देखो, आप अगर कोई बहुत बड़ा लकड़ी का पार्ट, लकड़ी लो, वुड 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 ड्राई वुड, बहुत बड़ा पीस, अगर आप उसका बहुत बड़ा पीस लेंगे, मान लो चौकोर काट रखा है आपने, स्क्वायर या रेक्टेंगल काट रखा है, अब उसमें आप आग लगाओ, आपसे आग नहीं लगेगी ना। होली में आपने देखा होगा बहुत से लोग बड़ी बड़ी लकड़ियां लाते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ी कभी पहले आग नहीं पकड़ती है। क्या करते हो आप उसके लिए, लकड़ियों को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हो, तो उससे क्या हो रहा होता है, लकड़ी को आप काट रहे होते हो, नई नई सरफेस निकाल रहे होते, इजी लैंग्वेज में जो आपने वुड के पार्ट को, बड़े बड़े पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट किया। तो मेरी नजर में एज ए टेक्निकल पर्सन, यू हैव इंक्रीज सरफेस एक्टिव, सरफेस एरिया बोलना चाहिए, सरफेस, फ्री सरफेस एरिया बढ़ा दिया आपने, सरफेस खुलेगी। जैसे इसको देखो, आप इसको जैसे ही मेरे बच्चों काटोगे, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो 2 पार्ट में इसको जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये नई एक्टिव साइट्स बन जाएंगी। आपने एक पेज, मान लो एक वुड है, उसको तोड़ दिया, तो बेटे तोड़ते अंदर से नई सरफेस निकलेगी, तो उसको बोलते हैं एक्टिव साइट, वहां भी तो फायर कैच कर सकता है, तो इसको बोलते हैं न्यू एक्टिव साइट्स। आपके खुद का अनुभव है क्या, आप एक कॉपी लो, मोटी सी, मोटी कॉपी लो, पकड़ के रखो, उसको खोलना नहीं है, उसमें आप माचिस की तिल्ली से आग लगाओ, आग फायर इतनी आसानी से नहीं लगेगा। लेकिन अब क्या करो, अब उस पूरी कॉपी के पेजेस को फाड़ दो, फाड़ना नहीं है, मैं फाड़ना नहीं, कॉपी को नहीं फाड़ना है, फालतू बता रहा हूं मैं आपको। अब आप उसके पेजेस को अलग अलग करते जाओ, तो क्या कर रहे हो आप, मेरी नजर में कॉपी के जब पेजेस अलग अलग करते जा रहे हो, तो यू हैव इंक्रीज ड्रास्टिकली सरफेस एरिया, वो उसमें भी कार्बन है कॉपी में। अब आप उस कॉपी का एक पेज उठाओ, उसमें आराम से आग लगाओ, वो आराम से आग लगती है, क्यों, क्योंकि आप सरफेस एरिया को बढ़ा चुके हो। कार्बन सॉलिड के जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो ऐसे फायर कैच नहीं करेंगे,
आपको जैसे मैं बताऊं, आपके पास लकड़ी का गेट है, आप बोलोगे हमारे घर में लकड़ी गेट, एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, सुनना है बस। आप माचिस की तीली लेकर अपने लकड़ी गेट में आग लगाओ, नहीं लगेगी आपसे आग। लेकिन अगर मैं कारपेंटर बुलाऊं और उसको बोलूं तो इस गेट को छील दे, वो उसको जब छीलेगा मेरे बच्चे, तो वुडन कॉइल्स बनेंगी। तो जो वुडन कॉइल्स हैं, आप ऐसे करते करते वो तो गेट ही छोटा कर देगा आपका। तो वुडन कॉइल्स बड़े इजीली फायर कैच करते हैं। रीजन इज वेरी सिंपल, जैसे ही वुड को वो छीलेगा तो सरफेस एरिया ड्रास्टिकली बढ़ता चला जाता है। तो मोर सरफेस एरिया, मोर एक्टिव साइड्स, मोर रेट ऑफ रिएक्शन। लिख लीजिए। लिख लो मेरे बच्चे। और एक बात बताऊं मेरे बच्चों, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, है ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। क्या होता है, देखो आईआईटी जे की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है बच्चों। बुक्स दुनिया में बहुत सारी होती है, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है, देखो सुनो, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स हो, और दूसरी क्या है, डिफिकल्टीज का लेवल ऐसा हो कि एक प्रॉब्लम आपसे 2 मिनट नहीं तो 3, 4, 5, 6 मिनट में एटलीस्ट सॉल्व हो जाए। अगर मैं अपनी बुक के अंदर, ये लोग बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं इस बात को, और काफी समझ भी आते हैं, ऐसा भी नहीं बोलूंगा नहीं समझते। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम बुक में ऐसे डाल दूंगा जो 20-20 मिनट में, 15-15 मिनट में सॉल्व नहीं हो रही है, तो उनका सेंस क्या है आईआईटी जेईई के लिए। आईआईटी जेईई खुद चाहता है कि बच्चा उस प्रॉब्लम को 2 मिनट से लेकर 3, 4, ज्यादा डिफिकल्ट तो 5 मिनट में सॉल्व करे। तो आप बुक में उन प्रॉब्लम को थोड़ी रखोगे जो आधे घंटे 15-15 मिनट में सॉल्व होती है। तो इस बात को इंडिया के अंदर कई ऑथर नहीं समझ पाते हैं। तो उनको समझने की बहुत जरूरत है कि आईआईटी जेईई की रिक्वायरमेंट है कि भाई प्रॉब्लम बच्चे से 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, अरे एटलीस्ट 5 मिनट तो सॉल्व हो भाई। अगर पेपर डिफिकल्ट हो 6 मिनट, ये थोड़ी 15-15, 20 मिनट लग रहे हैं। तो ये चीजें समझ में कई लोगों को नहीं आती हैं, ठीक है। तो हम जैसे, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने बुक के अंदर उन प्रॉब्लम्स को लूं जिनको सॉल्व करने में डबल डिजिट में टाइम नहीं लगना चाहिए। 10-15 मिनट लग रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं हो। वो प्रॉब्लम जेईई एडवांस में नहीं आ सकती है जिसमें एक बच्चे को सॉल्व करने में 10-15 मिनट लग जाए। ये बात बहुत से लोगों को हिंदुस्तान में समझने की जरूरत है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। 15 मिनट, 10 मिनट अगर लग रहे हैं एक बच्चे एक प्रॉब्लम में, तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम लग रहा है ना। आईआईटी ऐसे प्रॉब्लम भी नहीं देगा कि 15-15, 20 मिनट में एक क्वेश्चन होगा। तो बच्चों आप बताओ कैसे करोगे फिर? 1 घंटे में आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग 17, 18, 19 प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ सकते हैं, 20 तक। तो अगर आप 15 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे, साल पूरे 1 घंटे में 4 प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, तो बच्चा तो पागल हो जाएगा बेचारा डर के मारे से, ठीक है ना। सर मैंने आज ज्वाइन किया, क्या करूं? आपको मेरे बच्चे पास्ट में जाके सारे के सारे लेक्चर्स फास्ट थोड़ा रिकॉर्ड देखने चाहिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, तो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। बट इट विल टेक सम टाइम। या फिर आप नए लेक्चर से, जैसे हम केवल एक लेक्चर के बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, तो आप वहां से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं और इसको धीरे धीरे कवर कर लेना, ठीक है। सर इसके बाद बुक से एक्सरसाइज नंबर 4 और 5 करें, सब बताऊंगा बेटा, बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा, है ना। एक बच्चा लिख रहा है, सर अब बुक के कौन से लेवल करूँ, 3-4, श्री हर्षा, है ना बेटा, बता दूंगा आराम से। लेकिन 1 करने के बाद फिर भी अगर आप चाहें तो 4 पहले करें, है ना, क्योंकि इसमें लेवल बहुत अलग अलग है। आईआईटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जेईई मेन की रिक्वायरमेंट 1 और 4 से फुलफिल होगी, एडवांस की रिक्वायरमेंट 2, 3, 4 से फुलफिल होगी। वो समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में आराम से ना, फ्यूचर में बताऊंगा। सर आपकी बुक के अच्छे क्वेश्चन बता दीजिए जो शीट के बाद। अरे सारे प्रॉब्लम अच्छे हैं ऋषभ, कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो सॉल्व करो सारे। शीट सॉल्व करने के बाद सारे का डालना, कोई मना नहीं कर रहा हूं मैं। आप हो गया मेरे बच्चों? तो ये हमने बात की सर कि हमारा ये सरफेस एरिया से रिलेटेड बात हो गई, बहुत बढ़िया। अब हमारा एक पार्ट आएगा मेरे बच्चों, वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रपोज मैकेनिज्म। इस पार्ट पर प्रॉब्लम्स मेरे बच्चों पहले नहीं आती थी। ये हेडिंग डाल लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रपोज मैकेनिज्म, है ना। लेकिन अभी रिसेंटली पिछले कुछ समय में जेई मेन में भी इस पर बेस प्रॉब्लम आ गई है। तो आईआईटी जेई अब प्रॉब्लम देने लग गया मेरे बच्चों, जबकि पहले नहीं आती थी। और मैं अभी आपको बताऊंगा जेई मेन का क्वेश्चन पेपर देख के कि उसके अंदर भी आपको ऐसी प्रॉब्लम मिल जाएंगी कहीं ना कहीं।
अभी रिसेंटली एक आध प्रॉब्लम आई है इस पर, है ना। तो शीट में मैं देख रहा था जेई एडवांस ने तो भी नहीं दी थी, मैं चेक कर रहा हूँ लास्ट ईयर 2023-24 का मुझे चेक करना पड़ेगा, 23 तक के में तो नहीं थी, लेकिन आपको ये फिर भी पढ़ना चाहिए, है ना। सर आप आरडीएस कराएंगे? अरे आरडीएस तो पढ़ा तो दिया भैया सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर में, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की स्लोएस्ट स्टेप को हम आरडीएस बोलते हैं बेटा, बता तो दिया, ये तो थर्ड या सेकंड लेक्चर में आ गया था। ठीक है, अब सुनो मेरे बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ प्रपोज मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है बच्चों, जो आरडीएस मेथड है वो क्या बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बोलता है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्लोएस्ट स्टेप, और उस स्लोएस्ट स्टेप का नाम ही क्या होता है मेरे बच्चों, आरडीएस। बताया था मैंने आपको, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ाया जाता है, हमारे इसकी ग्रेट इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। तो हम इससे ये सीखेंगे कि किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर डिफाइन होता है, या किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने कुछ मेथड बना रखे हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करोगे, एक्सपेरिमेंट करने से मेरे बिट्टू क्या निकल जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जो आपने एक्सपेरिमेंट निकाला, साइंटिस्ट लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट करके ऑर्डर निकाल लेते हैं, उसके बाद ये आइडिया लगाते हैं मेरे बच्चों कि वेसल में रिएक्शन प्रोबेबली ऐसे हो रही होगी। अब क्या है, मॉडर्न साइंस में सो मेनी टाइम्स वी आर कैपेबल टू आइडेंटिफाई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। अब तो आजकल ये हो गया कि भाई आपके पास मशीनरी साइंस ने डेवलप हो गई है कि सो मेनी टाइम्स आप रिएक्शन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं वो भी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मतलब हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्टेप, हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्टेप, उसका एक आइडिया लेते हैं, ये एक मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं। उस मैकेनिज्म को जो प्रपोज करते हैं उसमें वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने चाहिए जो आपने एक्सपेरिमेंट में निकाले। भाई वेसल में रिएक्शन होगी तो आपको थोड़ी रिएक्शन दिख रही है, आपको तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल दिखते नहीं, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल आपको ऐसे तो दिखेंगे नहीं कि गैस ही है ये रिएक्टेंट है प्रोडक्ट है, नो, एटम मॉलिक्यूल बहुत छोटे थे हमको नहीं दिखते हैं। अब जब हमारे साइंटिस्ट मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं तो उस प्रपोज मैकेनिज्म से जो ऑर्डर निकाला जाएगा वो आपने जो एक्सपेरिमेंट करके निकाला, मतलब साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट करके ऑर्डर निकाला और जो इनके प्रपोज मैकेनिज्म से हम ऑर्डर निकालेंगे वो मैच करना चाहिए। कोई भी साइंटिस्ट जब रिएक्शन का एक मैकेनिज्म प्रपोज करता है तो उससे आने वाला ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर से मैच करना चाहिए। अगर वो मैच कर गया तो वो माना जाएगा कि हमारे साइंटिस्ट ने वो मैकेनिज्म सही प्रपोज किया है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी, एक बड़ी अच्छी न्यूज है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको एग्जाम में रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया जाएगा, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है उसमें। आप बोलो ये बढ़िया लग रहा है सुनने में कि हमको उसमें कुछ भी याद नहीं करना, नो, फिजिकल केमिस्ट्री साइड से आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया जाएगा, लेकिन इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर निकालना आना चाहिए। तो वो क्या है, सबसे पहला काम होगा हमारा कि आरडीएस मतलब स्लोएस्ट स्टेप इन ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है, या आपने अगर एनर्जी की प्रोफाइल देखें तो एनर्जी की प्रोफाइल पर सबसे बड़ा पीक जिसका होगा, जहां सबसे ऊपर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं आरडीएस। तो ये जो आरडीएस है हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय आरडीएस। तो पहली स्टेप में, ये फाइनल नहीं है, सुनना पड़ेगा, पहली स्टेप में आपको रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप के बराबर करना होता है। हमेशा ध्यान रखें, क्या करोगे, आरडीएस मेथड में, वैसे तो मेरे बच्चों ये मेथड भी सिलेबस में मेंशन कहीं नहीं है, लास्ट 20 इयर्स की प्रॉब्लम में मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली 1 और 2 ईयर में प्रॉब्लम आया, अदरवाइज पहले नहीं आते थे। तो आपको रिस्क कवर करने के लिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी जेई मेन में इस पर बेस क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक आया है ना, बच्चों ने बताया था मेरे को। तो ये जो पार्ट है इस मेथड में आप हमेशा पहली स्टेप क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन को आपको रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप के बराबर करना है पहले। तो आगे क्या करेंगे वो सिखाऊंगा मैं आपको। तो पहली स्टेप लिख के बैठ जाओ। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो सब्सटेंस कभी नहीं हो सकता है
उसका नाम है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कभी भी हमारे फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं होना चाहिए। लिख के रख लो, नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट should be present, no intermediate product should be present in final rate law expression। फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन में मेरे बच्चों कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ वाहिन वाहिन, हाँ हाँ पहले बोला था ना, उसी को दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हो भाई? सर बुक में जो एक्स्ट्रा थ्योरी है उसे पढ़ें और नहीं नहीं रहने दो बेटा, है ना। अब मेरी बुक में जब थ्योरी मैं ही पढ़ा रहा हूं तो आपको बुक की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा। वो तो बस बेसिक थ्योरी है, समझ रहे हैं आप। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री अभी मैंने प्रॉब्लम इसलिए नहीं हटाए बुक में से क्योंकि आपके सिलेबस में तो है ना, आईआईटी के में फिजिक्स साइड में चला गया है। फिजिक्स में पहले भी था रेडियो एक्टिविटी, अभी भी है। हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में था रेडियो एक्टिविटी, अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मतलब 2 साल हो गए, 2 साल पहले हटा दिया गया था। लेकिन मैंने बच्चों की प्रैक्टिस के चक्कर में उसको भी हटाया नहीं है कि भाई फिजिक्स में पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो, आपको आईआईटी में प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। इस वजह से मैंने प्रॉब्लम्स नहीं हटाई हैं, वरना न्यूक्लियर केमिस्ट्री अब फिजिक्स के अंदर है, केमिस्ट्री साइड से हटा दी गई है। ठीक है, ये लिख लो मेरे बच्चों। तो नो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट शुड बी प्रेजेंट इन फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन। लिख लिया गया? डन डन करो, आगे बढ़े, डन करो, आगे बढ़े। अच्छा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास का होमवर्क तो बताना ही भूल गया। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है मेरे बच्चों वो भी बता देता हूं। ठीक है, डन हो गया। ठीक है, सुनो, नेक्स्ट क्लास में आपका जो होमवर्क रहेगा वो आपको क्वेश्चन बैंक कर लेना चाहिए, क्वेश्चन बैंक कंप्लीट। इसमें हम काफी प्रॉब्लम कर चुके हैं। काइनेटिक शीट, या आप चाहें तो पहले एक्सरसाइज नंबर 2 कर लें, बट एक्सरसाइज नंबर 2 बच्चों को जनरली डिफिकल्ट लगती है। वैसे मैं चेक कर लेता हूं आपके एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारे जो प्रॉब्लम्स है मेरे बच्चों वो हैं 15 में से हम 8 कर चुके हैं। तो 15 में से 8 कर लिए हैं, तो आप चाहें तो पहले एक्सरसाइज नंबर 2 कर लें, बाद में क्वेश्चन बैंक कर लें, जैसा आपको अच्छा लगे। बोलो क्या करोगे पहले? चॉइस, इट्स योर चॉइस। ले लो मेरे बच्चों। एक होमवर्क और है, एक्सरसाइज नंबर 2 9 to 15, ये लीजिए। बताएं कौन सा होमवर्क लोगे? पिछली क्लास का होमवर्क डिस्कस करना भी भूल गए? नहीं, पिछली क्लास में होमवर्क डिस्कस किया था अपन ने, और मैंने क्या होमवर्क दिया था बताओ मेरे बच्चों। आज मैंने जो होमवर्क दिया था ये आप चाहें दोनों में से कौन सा होमवर्क लोगे? बोथ। ठीक है, चलो तो आप अगली क्लास में, ये छोटा सा होमवर्क है, ये इजी क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ये आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर को फिनिश भी कर दूंगा। आप बोलोगे ये ठीक रहा सर? हाँ ठीक है, चलिए। लास्ट क्लास में अपना कोई होमवर्क पेंडिंग था क्या मेरे? लास्ट क्लास में होमवर्क क्या दिया था बताना, बताओ बताओ बताओ। लास्ट क्लास में होमवर्क क्या दिया था मेरे बच्चों मैंने आपको? बताओ रे बाबा। मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी 1 to 8 डिस्कस कर लिए थे, तो अपन नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 2 और क्वेश्चन बैंक कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। 20 से 29 क्वेश्चन दिए थे मैंने क्वेश्चन बैंक में, 20 से 29। अच्छा ठीक है, दिए थे क्या बच्चों बताओ? 20 से 29 दिए थे क्या क्वेश्चन बैंक? अच्छा ठीक है, हाँ सही लिख रहे हैं, अप टू 29 दिए थे। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो 29 दिए थे ना, तो कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट लिख दिया ना। जिस बच्चे ने नहीं करा हो कर लेना, अगली क्लास में डिस्कस कर देंगे बेटा, घबराए नहीं।
अगली क्लास में कर देंगे, है ना? हाँ, ओके सर, आई ज्वाइन दिस बैच टुडे, आई कैन कवर द प्रीवियस वीडियोस, यस 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 यस। हाँ, बताएंगे 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 बताएंगे। आप अगली क्लास में आराम से पूछ लेना, टेंशन फ्री मामला है। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक कंप्लीट, 1 से 17 18 हो गया, उसके अलावा जो बचेगा ये सारा एक साथ डिस्कस कर देंगे। अभी थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, जरा सा बचा हुआ है, ठीक है ना? फिर अगली क्लास में डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेंगे, आज इजी एग्जाम्पल लेता हूं। ये देखो मेरे बच्चों, अब सुनो आराम से, ये एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको बताया, सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें से आपको मेरे बच्चों कुछ भी रटना नहीं है, ये मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इनको याद नहीं करना है, केवल समझना है। क्या समझना है? इधर आओ। अच्छा देखो, एक बच्चा कितना प्यारा, अरुण बोल रहा है सर नहीं दिए थे, ये कहा था करके रख लो। वेरी गुड, शाबाश, बहुत सिंसियरली सुना इस बच्चे ने। सर हाउ आई कैन कवर द प्रीवियस वीडियो? अरे कैसे, आपको रोज एक्स्ट्रा एक एक वीडियो देखना ही पड़ेगा मेरे बच्चों, संडे पे ज्यादा देखने पड़ेंगे, कवर करने में दिक्कत तो आएगी ना अगर आप लेट आए हो तो। या फिर आप क्या करो, पहले नया चैप्टर जो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा तो वहां से आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना? और इनके धीरे धीरे वीडियो कवर करते जाइए, है ना? ओके, अब देखो मेरे बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये मेरे बच्चों एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। अब हमारे साइंटिस्ट ने इसका मैकेनिज्म प्रपोज किया। क्या प्रपोज किया? कि सर इसमें NO2 इनिशियली फ्लोरीन से रिएक्ट करके NO2F बना रही है। NO2F आपका फाइनल प्रोडक्ट है। आप बोलोगे ठीक है सर, ये F देखो मेरे बच्चों, F ना तो रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट है, इसका मतलब F है हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या है मेरे बच्चों? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। आप बोलोगे ठीक है सर, ठीक है। और अब इसमें क्या हो रहा है, 1 NO2 reacted with fluorine convert into NO2F plus F. Now this F intermediate product reacting with your reactant NO2 and converting into NO2F, ये रिएक्शन फास्ट है मेरे बच्चों। फास्ट का मतलब है इसका रेट कांस्टेंट ज्यादा होगा, इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा, इसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। यहां देखो स्लो लिखा हो मेरे बच्चों, स्लो का मतलब है ये हो जाएगा RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप बोलोगे ये भी ठीक है सर। तो RDS जो मेथड है उसको आप आराम से अब सुनना है। क्या करना है मेरे बच्चों, आज इजी एग्जांपल ले रहे हैं, अगली क्लास में डिफिकल्ट एग्जांपल लेंगे, है ना? डिफिकल्ट का मतलब रटना नहीं है, बस समझना है। हमारी पहली स्टेप क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय RDS। तो पहली स्टेप, चाहे ये एग्जांपल हो चाहे अगला एक और ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। रेट ऑफ रिएक्शन को सबसे पहले आप RDS के बराबर कर दो। सारी स्टेप एलिमेंट्री होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। सामने देखो, अब रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने अभी समझाया था आपको, रेट ऑफ रिएक्शन को आपको हमेशा इस मेथड के हिसाब से रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप के बराबर करना होता है। अभी पहले भी यही लिखा था मैंने आपको, यस और नो। तो हमने क्या किया बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन को, ये स्लो है, अब स्लो रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन कौन है? स्लो रिएक्शन के रिएक्टेंट है मेरे बच्चों NO2 और F2। इसका रेट कांस्टेंट क्या है? K1। K1 कभी भी जिस एरो के ऊपर लिखा जाएगा वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन का मेरे बच्चों रेट कांस्टेंट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, कोई एरो बना है रिएक्शन में, जैसे रिएक्शन एलिमेंट्री है, इरिवर्सिबल है, सिंगल एरो बना हुआ है, तो इसके ऊपर जो भी रेट कांस्टेंट लिखा जाएगा वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता है। तो आपने क्या किया मेरे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। ये स्लो है, ये फास्ट है, तो फास्ट मेरे काम की नहीं होती इस मेथड में। तो अब इसका रेट कैसे लिखोगे? एलिमेंट्री स्टेप में क्या सिखाया था, सेकंड लेक्चर में सिखा दिया था शायद, एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी बराबर होता है। तो आप देखो इसमें दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, तो K1 कौन मेरे बच्चों? इसका रेट कांस्टेंट। NO2 की पावर 1 क्यों लिखा? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है। F2 की पावर 1 क्यों है? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है।
तो आपको इसमें अभी चेक करना होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय आरडीएस। तो पहले आप फटाफट रेट ऑफ रिएक्शन को सीधा सीधा रेट ऑफ आरडीएस के बराबर कर दो। अब आगे क्या करना है वो हमें ये देखना होता है कि जैसे ही आपका एक्सप्रेशन आएगा मेरे बच्चों, उस एक्सप्रेशन में हम ये चेक करते हैं कि सर कोई उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो नहीं है। अगर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हुआ तो आपको उसको एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने आरडीएस मेथड के लिए अलग से एक प्रोसीजर बना रखा है, कैसे हटाते हैं, हाउ वी कैन एलिमिनेट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपके रेट लॉ के अंदर जैसे ही आपने रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ आरडीएस या स्लो स्टेप के बराबर किया तो K1 NO2 into F2। अब NO2 और F2 गौर से देखो मेरे बच्चों, NO2 और F2 आपके रिएक्टेंट हैं। तो आपके इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं आया है। तो अगर इसमें कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं आएगा तो इसी को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो अब ये माना जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो गया बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन जो आपने लिखा उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन सीधा सीधा K1 NO2 इंटू F2 के बराबर हो गया। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या माना जाएगा बेटा, 1 + 1 2, NO2 के रेस्पेक्ट में 1 और फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1। एक्सपेरिमेंटली ये रिएक्शन प्रूव्ड है कि ये रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, या ये रिएक्शन में आपका ऑर्डर 2 आता है। फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू NO2, फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्लोरीन। साइंटिस्ट को पहले से मालूम है। तो मैंने क्या बोला अभी शुरू में, दोबारा सुने, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले आप आराम से एक्सपेरिमेंट करके ऑर्डर निकाल लो, ठीक है सर। अब आप आइडिया लगाते हैं कि आपको मालूम है या साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इसमें F इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा। तो अब वो ऐसा मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं जिसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट F बनना चाहिए। बनाया उन्होंने, अपना दिमाग लगाया। अब इस मेथड से ऑर्डर जो निकलेगा वो आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड से या एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर से अगर मैच कर गया मेरे बच्चों, तो उन साइंटिस्ट का या जिसने ये मैकेनिज्म प्रपोज किया उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अगर इससे ऑर्डर जो भी आता वो अगर सेकंड नहीं आता तो इस मैकेनिज्म को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इसलिए कई मैकेनिज्म में से किसी फाइनल एक मैकेनिज्म को उसको एक्सेप्ट किया जाएगा जिससे ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर से मैच भी करे और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी मैच करेंगे, तो उसको बोलते हैं बल्ले बल्ले एंड बल्ले, ठीक है। तो ये है हमारा आरडीएस मेथड से ऑर्डर प्रेडिक्ट करना। लेकिन ये एग्जांपल सबसे सिंपल एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी रेट लॉ में कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आया ही नहीं। आपने देखा सीधा सीधा आरडीएस जो था उसका रेट आपने रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर किया तो ऑर्डर 2 आ गया डायरेक्ट, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है। तो आप बोलोगे सर मजा नहीं आया सर, ये तो बहुत सिंपल हो गया। यस, इससे एक चीज सीखो, लेकिन काम की बात सेकंड थर्ड लेक्चर में सिखाई थी मैंने। आप बोलो क्या सर? मैंने ये सिखाया था कि कभी कभी रिएक्शन का जो ऑर्डर है, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर, वो आरडीएस के ऑर्डर से मैच भी कर सकता है और अलग भी हो सकता है। अगर आपको याद रहा हो, बच्चों ने अगर पढ़ा हो, नोट्स रिवाइज करते हो, तो मैंने ऐसा कहा था कि एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर डिफाइन होता है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूल डिफाइन नहीं होती है। तो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकलता है? दर्शन करो, ओम नमः शिवाय। तो यहां जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर है, ये मैंने वो एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर आपकी रिएक्शन के ऑर्डर से मैच कर रहा है, सेकंड ऑर्डर, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। अब मैं ऐसा एग्जांपल लूंगा अगली क्लास में कि जिसमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का या ऑर्डर आपके आरडीएस के ऑर्डर से मैच नहीं करेगा। ऐसा एग्जांपल मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा और उससे मैं आपकी डिफिकल्ट चीज सिखाऊंगा, हाउ वी कैन डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हाउ वी कैन डिफाइन प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको बच्चों, ठीक है। हा, एक बच्चा बोला स्लो वाला ही क्यों? अरे भाई, ये मेथड है, साइंटिस्ट ने बनाया है, आरडीएस का मतलब बताया था। कैसी बातें कर रहे हो? थ्योरी पढ़ा रहा हूं, उसी को पूछ रहे हो क्यों? अरे भाई, इस आरडीएस मेथड का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मेथड। रेट ऑफ रिएक्शन को स्लोएस्ट स्टेप के बराबर करना होता है।
क्यों करते हैं वो थ्योरी पढ़ो, थर्ड लेक्चर बताया था मैंने, आपको सिखाया था कि हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय आरडीएस होता है। किसी रिएक्शन में जो रिएक्शन सबसे स्लो होगी वो आपकी रिएक्शन कंट्रोल करती है, बाकी स्टेप फास्ट हो जाएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक वो स्लो स्टेप परफॉर्म नहीं होगी आपकी रिएक्शन का फाइनल रेट डिसाइड नहीं होता है, इसलिए हमेशा स्लोएस्ट स्टेप लिया जाता है। ठीक है सर, ये 2 स्टेप रिएक्शन है इसलिए सेकेंड ऑर्डर होगा, नहीं ऐसा नहीं है, पागलों से क्वेश्चन नहीं करो, पढ़ो उसको, अभी आगे और पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे क्वेश्चन नहीं करते। ये आरडीएस का ऑर्डर 2 है, उसकी वजह से इसका ऑर्डर 2 आया है, और दूसरा इसमें कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं आया है। तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आओ तो उसको रोक के रखो, रोको उसको। अभी नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको डिटेल में इसमें बताऊंगा कि हमारे आरडीएस का ऑर्डर रिएक्शन के ऑर्डर से मैच नहीं करेगा, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। अभी इसका वेट करें, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में जो बताया 2 लाइन बस इनको पढ़ना है, एक ये और एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, बस इतना सा पढ़ के आना है। इसी पर अब आगे बात करेंगे और चैप्टर को फिर फिनिश करेंगे। जो आज बोला वो चीजें और दोबारा सुनेंगे, ये 3-4 लाइनें पढ़ के आइएगा। ठीक है, होमवर्क बता दिया है मेरे बच्चों, होमवर्क ये करके आइएगा। कहां गया रे होमवर्क, ये होमवर्क करके आइए। ठीक है ना, ये रहा, ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे, ये गिनती के क्वेश्चन हैं, कर लीजिए। ठीक है, सो गुड लक बच्चों, फिर मिलते हैं आराम से। ठीक है ना, ओके। क्लास बुक के क्वेश्चन में बाद में बताऊंगा बेटा, पहले शीट सॉल्व करेंगे फिर बुक के बताऊंगा, है ना, घबराए नहीं। ठीक है ना, सब सिस्टमेटिक चलेगा, आराम से, घबराए नहीं, बहुत समय में पाया आईआईटी के लिए। ठीक है ना, बिल्डिंग अपॉन सॉलिड फाउंडेशन। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।